हेलो गाइस। तो सीजन 8 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान ने मिस फैंग को हरा दिया था एंड मिस फैंग के उस पर शक करने पर जियान ने मिस फैंग को अपनी तलाशी लेने की इजाज़त भी दे दी थी। पर काफ़ी ढूंढने के बावजूद मिस फैंग को जियान के पास एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड नहीं मिला था। इस बात ने मिस फैंग को परेशान किया था बट वो कुछ भी नहीं कर सकती थी एंड फिर जियान से माफ़ी मांगकर उसे वहाँ से बेइज्जत होकर वहाँ से जाना पड़ता है। मिस फैंग के वहाँ से जाने के बाद जियान फैंग जुनजे, लिनियन एंड मू क्विंग के साथ वाइंड लाइटिंग माउंटेन छोड़ देता है। उसके बाद जियान जुनजे, हुआंग जुनजे भी अपने डिसाइपल्स के साथ वाइंड लाइटिंग माउंटेन छोड़ देते हैं। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद लाई जुनजे मिस फैंग के पास आते हैं एंड उससे पूछते हैं क्या तुम्हें सच में जियान के पास एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड होने का कोई सुराग मिला था या फीलिंग आई थी। तो मिस फैंग कहती है हाँ। तो फिर लाई जुनजे कहते हैं अभी के लिए तुम जाओ हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब में एंड उन्हें जाकर बताओ कि जियान के पास एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड है ताकि वो लोग जियान के पीछे पड़ जाएं एंड उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश करें। इधर जियान फैंग जुनजे के साथ ट्रैवल कर रहा था बट अचानक से ही उसकी ग्लेज फ्लेम उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। ग्लेज फ्लेम के अंदर सभी को 3 खून की बूंदें दिख रही थीं। ये वही मैजिकल बीस्ट की खून की बूंदें थीं। जियान के पास टोटल 4 खून की बूंदें थीं। जब मिस फैंग उसकी तलाशी ले रही थी तब जियान ने इन खून की बूंदों को अपने ग्लेज फ्लेम में छिपा लिया था बट ग्लेज फ्लेम में इन्हें छिपाने की वजह से एक खून की बूंद स्प्रेड हो गई थी एंड अब वो जियान की बॉडी के अंदर फैल चुकी थी। जियान की हालत बद से बदतर हो रही थी एंड ये देखकर फैंग जुनजे, मू क्विंग, लिनियन परेशान हो रहे थे। वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि इस ब्लड के अंदर फीनिक्स ब्लड लाइन की पावर है एंड जियान इस पावर को शायद नहीं संभाल पाएगा। वही हमें जियान को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी बॉडी की तलाशी ले रहा था। अब आगे अपनी पूरी बॉडी को चेक करने के बाद जियान समझ जाता है वो ब्लड उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका है एंड अभी के लिए उसकी पूरी बॉडी के अंदर उस ब्लड की एनर्जी है। जियान कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो बट याद रखो मेरे पास हेवनली फ्लेम है एंड मैंने हेवनली फ्लेम की वायलेंस को सहकर उन्हें स्वैलो किया था। हेवनली फ्लेम की वायलेंस तुम्हारी वायलेंस के सामने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जब मैंने उसकी वायलेंस को सह लिया तो मैं तुम्हारी वायलेंस को भी सह पाऊंगा एंड तुम्हें पूरी तरह से रिफाइन कर ही मानूंगा क्योंकि हेवनली फ्लेम की वायलेंस के सामने तुम्हारी वायलेंस कुछ नहीं है। जब मैं उसकी वायलेंस को संभाल सकता हूँ तो तुम्हारी वायलेंस को भी संभाल सकता हूँ। जियान को खुद पर भरोसा था। जियान अपनी बॉडी को दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चेक करता है एंड उसे कुछ समझ में आता है। इसके बाद जियान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है उसकी एक्सट्रीम लेवल तक एंड फिर उसे अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है। जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी जियान की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है एंड जियान की बॉडी के अंदर पहले जो ग्रीन रेड एनर्जी फैल रही थी उसे ब्लॉक कर देती है एंड फिर उसे पीछे ढकेलने लगती है। जियान समझ गया था कि अगर उसने इस एनर्जी को फैलने से नहीं रोका तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। ये एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर कई सारा पॉइजन छोड़ सकती थी। वैसे तो वो एनर्जी होती बट जियान के लिए वो पॉइजन के समान था जो उसकी बॉडी को अंदर से डैमेज करता। इसलिए बेस्ट अभी के लिए यही था कि जियान इसका फैलना रोके एंड इसे एक जगह पर लेकर आए। जियान ये कर तो रहा था बट इसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट होने वाली थी। वो तो ये अच्छी बात थी कि जियान पहले ही एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन चुका था वरना उसके लिए ये सब करना लगभग नामुमकिन होता। जियान ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सट्रीम लेवल तक एक्टिवेट कर दिया था एंड फिर अगले 10 मिनट के अंदर जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी ग्रीन रेड एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर देती है। अभी के लिए वो एनर्जी जियान के एक बॉडी के पार्ट में वो एनर्जी जिसका साइज पहले काफ़ी ज़्यादा बड़ा था उसका साइज अब घटकर एक हथेली जितना हो गया था। जियान उसी एनर्जी को देख रहा था जो अब पाम साइज ग्रीन रेड एनर्जी क्लस्टर में बदल चुका था। जियान उसे ध्यान से देखता है जिसके बाद जियान अपनी ग्लेज फ्लेम एक्टिवेट कर देता है। जियान की बॉडी के अंदर जियान की ग्लेज फ्लेम तेजी से फ्लो हो रही थी। जियान अपनी बॉडी के अंदर अपनी ग्लेज फ्लेम से एक फर्नेस तैयार करता है जिसके बाद जियान उस
ग्रीन रेड कलर की एनर्जी क्लस्टर को उस फर्नेस के अंदर डाल देता है। जैसे ही ग्रीन रेड एनर्जी क्लस्टर उस फर्नेस के अंदर जाता है, जिएन उस फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ा देता है। फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ते ही ग्रीन रेड एनर्जी को खतरा फील होता है। वो कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है एंड फर्नेस में इधर उधर भागने लगती है। बट फर्नेस ग्लेस फ्लेम से बना हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा टफ था, इसलिए काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो एनर्जी के छोटे छोटे टुकड़े ग्लेस फ्लेम से बने हुए फर्नेस को नहीं तोड़ पाते हैं। एंड जब भी वो लोग ग्लेस फ्लेम से बने हुए फर्नेस की वॉल से टकराते थे, वो रिफ्लेक्ट हो जाते थे एंड इसी तरह काफ़ी कोशिशों के बाद वो हार जाते हैं, थक जाते हैं एंड रुक जाते हैं। ये देखकर जिएन फिर से टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे वो लोग फिर एक्टिव हो जाते हैं। जिसके बाद जिएन एनर्जी के एक छोटे क्लस्टर को देखता है एंड उस पर अपनी ग्लेस फ्लेम से अटैक करता है एंड उसे रिफाइन करने लगता है। अगले कुछ ही मिनट्स में जिएन उसे पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है। वह एनर्जी का क्लस्टर ग्रीन रेड कलर के फॉग में बदल जाता है एंड उस फर्नेस से बाहर आ जाता है। जिसके बाद जिएन की बोन्स, मसल्स, नसें सब उस फॉग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही जिएन उस फॉग को एब्जॉर्ब करता है, उसकी पावर बढ़ने लगती है। ये देख के जिएन काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि इस तरह इसका यूज़ करना इसकी वेस्टेज होगी। बिकॉज जिएन जानता था इस ब्लड का यूज़ कर कर वो किसी भी पिल की पावर कई गुना बढ़ा सकता था। एंड यही ब्लड की वजह से जब शाओ शाओ पैदा होगी तब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। लेकिन फिर जिएन को याद आता है कि उसे अभी अपनी पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। जिसके बाद उसकी जो उदासी थी वो गायब हो जाती है एंड जिएन फिर से रिफाइनमेंट पर फोकस करने लगता है। वो बार बार उन एनर्जी के छोटे छोटे क्लस्टर को रिफाइन कर रहा था। उनमें से फॉग निकल रहा था एंड फिर फर्नेस से बाहर आने के बाद वो फॉग जिएन की बोन्स, मसल्स और नसों में मर्ज हो जा रहा था। जिएन की बॉडी फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनती जा रही थी। जिएन की पावर लगातार बढ़ रही थी एंड इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो कहता है, ये अच्छा हुआ कि मेरे पास ग्लेस फ्लेम थी, वरना मैं कब का मर चुका होता। ये ब्लड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड अगर मेरे पास ग्लेस फ्लेम नहीं होती तो वे कब का मुझे मार चुका होता। तभी जिएन एक इमेजिनेशन में चला जाता है, जहाँ पर उसे दिखाई पड़ता है कि उसके पास बहुत सारा ग्रीन रेड ब्लड है एंड जिएन उसे लगातार एब्जॉर्ब कर कर पावरफुल बनता जा रहा है। इस इल्यूजन को देखकर जिएन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उसे कुछ याद आता है। वो कहता है, अगर किसी को अपनी बॉडी फिजिकली स्ट्रांग बनानी है, अपनी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ानी है, तो ये ग्रीन रेड ब्लड सच में बहुत ही कारगर है। बट अगर कोई लिमिट से ज़्यादा इसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी बॉडी एक्सप्लोड भी हो सकती है, बॉडी एक्सप्लोजन। ये याद आती ही जिएन की पूरी रूह कांप जाती है। इस ख्याल मात्र ने ही उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। कुछ टाइम पहले जो जिएन काफ़ी ज़्यादा खुश था, वो अब दुखी हो जाता है, बिकॉज उसे याद आ गया था कि वैसे तो ये ग्रीन रेड फॉग किसी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बट अगर इसका कोई लिमिट से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है तो ये उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है, सबसे बड़ा डिज़ास्टर बन जाता है। जिएन फर्नेस के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है अभी तक वो बस 25% ही ग्रीन रेड एनर्जी की पावर को एब्जॉर्ब कर पाया है। अभी भी फर्नेस के अंदर 75% ग्रीन रेड एनर्जी क्लस्टर मौजूद था। इस चीज़ ने जिएन को परेशान कर दिया था। उसके मन में ख्याल आता है कि अगर वो रिफाइनमेंट रोकता है तो इस ग्रीन रेड ब्लड की पावर बढ़ने लगेगी एंड ये जिएन की बॉडी को फिर से नुकसान पहुंचाने लगेगा। बट अगर उसने इसी तरह रिफाइनमेंट जारी रखा तो ये भी उसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जिएन को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इधर जिएन अपने ख्यालों में खोया हुआ था, वहीं फर्नेस के अंदर वो ग्रीन रेड ब्लड एनर्जी अभी भी रिफाइन होती जा रही थी एंड उससे निकलने वाले फॉग को जिएन की बोन, मसल्स एंड नसें एब्जॉर्ब करती जा रही थी।
इधर जियान अपने ख्यालों में खोया था एंड कुछ ही देर बाद अचानक से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जियान अपनी बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है उसकी बॉडी ने अपनी लिमिट तक इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब वो इसके आगे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जियान कहता है, डैम इट, अब मैं क्या करूं? अब मेरी बॉडी और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, बट मैं ये रिफाइनमेंट भी नहीं रोक सकता हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसी ख्याल ने जियान को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था, परेशान कर दिया था। वही हमें पैंग जुनजे, मू क्विंग, लिनियन को दिखाया जाता है जो अभी के लिए उसी ईगल पर बैठे हुए थे। जियान भी वहीं पर मौजूद था एंड क्रॉस लेग कर बैठा हुआ था। वो सभी लोग जियान को ही देख रहे थे। जियान की बॉडी में अभी बाहर से कोई चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए उसे देखकर लिनियन कहता है, जियान को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड की पावर एब्जॉर्ब करने में सक्षम है। देखो ना, उसकी बॉडी पर इसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं हो रहा है। पैंग जुनजे कहते हैं, हाँ सच में जियान की बॉडी पर उसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं हो रहा है। सच में जियान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड टैलेंटेड है जो वो इतने खतरनाक ब्लड की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर पा रहा है। मू क्विंग कहती है, आप सही कह रहे हैं, बट मुझे अभी भी थोड़ी चिंता हो रही है, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है अगर जियान इस एनर्जी को रिफाइन करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद संभाल नहीं पाया तो इसका उसकी बॉडी पर बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट होगा। ये बात सुनकर लिनियन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है एंड तुरंत जियान की तरफ देखता है। जियान की बॉडी में उसे कई सारे चेंजेस दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाता है। वो मू क्विंग एंड पैंग जुनजे की तरफ देखता है एंड कहता है, जल्दी जियान की तरफ देखो, उसके साथ कुछ हो रहा है। दोनों ही तुरंत जियान की तरफ देखते हैं। जियान की बॉडी लाल होने लगी थी एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जियान को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये देखकर मू क्विंग कहती है, मैंने जो कहा था लगता है वो अब सच हो रहा है। जियान की बॉडी एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड की एनर्जी को संभालने में सक्षम नहीं है। जियान को शायद ये बात पता थी, फिर भी उसने ऐसा किया। वो सच में काफ़ी ज़्यादा बहादुर है, बट ऐसा कर कर उसने खुद को ही खतरे में डाल दिया है। वहीं पैंग जुनजे जियान की तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं, जियान इस ब्लड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में सक्षम है, बट ऐसा लग रहा है कि जियान की लिमिट अब पूरी हो चुकी है। वो इतनी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, अब मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। ये कहकर वो तुरंत ही जियान के साइड में प्रकट हो जाते हैं एंड अपनी हाथ को अपनी डोईकुई से कवर कर लेते हैं। वो अपने हाथ को जियान की तरफ बढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी बीच में मू क्विंग आ जाती है एंड उनके हाथ को पकड़ लेती है। वो कहती है, जियान की बॉडी अभी के लिए पूरी तरह से फुल हो चुकी है, उसके अंदर अगर किसी बाहरी एनर्जी का प्रवेश हुआ तो उस एनर्जी की वजह से जियान की बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी कि जियान की बॉडी उस एनर्जी को नहीं संभाल पाएगी एंड तुरंत एक्सप्लोड हो जाएगी, फट जाएगी। मू क्विंग की बात सुनकर पैंग जुनजे रुक जाते हैं, लेकिन वो जियान की तरफ अभी भी देख रहे थे। वो कहते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मू क्विंग कहती है, अभी के लिए हम इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। पैंग जुनजे कहते हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करेंगे, बट अगर थोड़ी देर बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैं इंटरफेयर जरूर करूँगा। वैसे क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है? क्या हम जियान को इसी तरह तकलीफ में देखते रहेंगे? तो मू क्विंग कहती है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय ये देखने के, और जहाँ तक मुझे लगता है हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जियान कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल ह्यूमन होता तो मैं ये बात ज़रूर कहती कि वो इस ब्लड की एनर्जी एब्जॉर्ब करने से मरने वाला है, बट यहाँ पर जियान है जो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है एंड उसके बारे में ऐसा कहने की मैं भी हिम्मत नहीं कर सकती हूँ। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और टैलेंटेड है एंड शायद वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मू क्विंग की बात सुनकर पैंग जुनजे शांत तो होते हैं, बट वो अभी भी जियान के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मू क्विंग कहती है, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का ये एंशिएंट फीनिक्स एसेंस ब्लड बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड सिर्फ हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोग जिनके पास हेवन डीमन फीनिक्स ब्लड लाइन है वही इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पैंग जुनजे मू क्विंग की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभी वो कुछ नहीं करते हैं। इधर हमें जियान को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी अब बलून की तरह फूलने लगती है। कुछ ही देर में
जियन जो पूरी तरह से फिट था एंड काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखता था, वो अब बुरी तरह से मोटा हो चुका था एंड बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था बिकॉज वो हद से ज़्यादा मोटा हो चुका था। फैंग जुनजे उसकी तरफ देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है जियन अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है एंड अब वो डिसाइड करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करेंगे। अचानक से उनके हाथ में आसपास की नेचुरल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। वहीं ये देखकर मुकुइंग उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती है बिकॉज वो जानती थी जियन की हालत देखकर फैंग जुनजे को अगर वो रोके भी तो फैंग जुनजे रुकेंगे नहीं। वहीं फैंग जुनजे तेजी से जियन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इधर मुकुइंग को चिंता होने लगती है कि कहीं फैंग जुनजे के बीच में इंटरफेयर करने से जियन को कुछ हो ना जाए। वहीं फैंग जुनजे के हाथ में एनर्जी पूरी तरह से इकट्ठा हो जाती है। वो जियन के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं एंड जियन की बॉडी को टच करने वाले थे, तभी अचानक से जियन अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जियन अचानक से आंखें खोलता देख फैंग जुनजे अपने हाथ को रोक लेते हैं। वहीं जियन अपने हाथ को मूव करता है। अचानक से कई सारी सील्स दिखाई पड़ती हैं एंड तुरंत जियन की पीठ पर उसके बोन विंग्स आ जाते हैं। सभी को आसमान में कलरफुल बोन विंग्स दिखाई पड़ रहे थे। जियन के बोन विंग्स को देखकर मुकुइंग चौक के साथ कहती है, ये तो हेवन डीमन फिनिक्स के बोन विंग्स हैं, जियन के पास ये भी हैं। इधर फैंग जुनजे का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। वो रुक चुके थे, अब वो जियन की हेल्प करने नहीं जा रहे थे। मुकुइंग ये देखकर राहत की सांस लेती है एंड कहती है, अच्छा हुआ मास्टर रुक गए, अगर वो गलती से भी अभी के लिए इंटरफेयर कर देते तो इसका जियन को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता। चाहे जियन की जान बच जाती बट अपनी जान बचने के बावजूद जियन पहले जितना पावरफुल नहीं रहता, उसकी पावर कम हो जाती। बट अच्छा हुआ मास्टर रुक गए एंड एक अनहोनी होने से रुक गई। इधर जियन की पीठ पर बोन विंग्स आ गए थे। जियन की बॉडी के अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब जियन की कई सारे नसें फट चुकी थी एंड उन नसों से जियन का ब्लड बाहर आ रहा था। बट अब जियन उसी ब्लड को कंट्रोल करता है एंड एक लाइन बनाता है जिससे वो ब्लड सीधा जाकर उन बोन विंग से मिलता है एंड अब उस ब्लड के जरिए ग्रीन रेड एनर्जी उन बोन विंग्स के अंदर जाने लगती है। सभी लोग ये नज़ारा देख रहे थे। वो एनर्जी लगातार उन बोन विंग्स के अंदर जा रही थी एंड अब बोन विंग्स पर कई सारी लाइंस आ गई थी जो देखने में नसों जैसी लग रही थी। वो एनर्जी लगातार जियन के बोन विंग्स में जा रही थी जिससे बोन विंग्स का साइज अब बढ़ने लगा था। बोन विंग्स अपने साइज से डबल हो गए थे बट इससे जियन की बॉडी के अंदर की जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो इनके अंदर चली गई थी एंड जियन का बॉडी का साइज फिर से नॉर्मल हो गया था। जियन को नॉर्मल होता देख सभी लोग राहत की सांस लेते हैं बट तभी उनकी नज़र बोन विंग्स पर पड़ती है एंड वो लोग शॉक हो जाते हैं बिकॉज बोन विंग्स का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो लोग शॉक के साथ कहते हैं, जियन ने आखिर कौन कौन से सीक्रेट छिपा रखे हैं, कहीं इसने हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के किसी मेंबर को तो नहीं मारा है, वरना उसके लिए एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड हासिल करना एंड साथ ही साथ बोन विंग्स भी हासिल करना कैसे मुमकिन होता। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि ये बात लीक ना हो कि जियन के पास ये कीमती चीज़ें हैं, वरना इससे जियन के लिए कई सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि जैसे ही हेवन डीमन फिनिक्स टाइप को ये पता चलेगा वो लोग जियन को मारने के लिए एक्सपर्ट भेजेंगे एंड जियन के पास अभी इतनी पावर नहीं है जो वो उन एक्सपर्ट्स का मुकाबला कर सके। ये बात सुनकर मुकुइंग एंड लिनियन हाँ में सिर ला देते हैं एंड कहते हैं, हम इसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं करेंगे। वही मुकुइंग ध्यान से जब भी जियन को देख रही थी वो समझ गई थी उसके मास्टर का जो ओल्ड फ्रेंड है उसका डिसाइपल जियन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड पावरफुल है। उसके रियल पावर का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। वहीं फैंग जुनजे कहते हैं, जियन तुम सच में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल हो, क्योंकि हेवन डीमन फिनिक्स टाइप की किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले मैं और याओ लाओ भी कम से कम 2 से 3 बार सोचते, बट तुमने ना बस उन्हें हाथ लगाया है बल्कि उनका यूज़ भी कर रहे हो। वहीं जियन इन सभी चीज़ों से अनजान अपने काम पर ही फोकस कर रहा था। अगले कुछ ही टाइम में उसका काम कंप्लीट हो जाता है। बोन विंग्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी बॉडी भी नॉर्मल हो गई थी। जियन अपनी आंखें खोल लेता है एंड उठ खड़ा होता है। वो फैंग जुनजे की तरफ देखता है
फैंग जुनजे जियान को देखते हैं एंड कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो जियान कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि सिचुएशन अचानक से ही इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। सॉरी, मुझे मेरी वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो फैंग जुनजे कहते हैं, कोई बात नहीं, बट सबसे पहले तुम अपने इन बोन विंग्स को गायब करो, वापस से ले लो, क्योंकि अगर गलती से भी किसी ने इन्हें देख लिया और ये बात हेवन डीमन फिनिक्स टाइप तक पहुंच गई तो हेवन डीमन फिनिक्स टाइप वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जियान भी हाँ में सिर हिला देता है एंड तुरंत काम पर लग जाता है। जियान अपने बोन विंग्स को वापस से लेने ही वाला था, तभी अचानक से उसे फिनिक्स क्राई और ड्रैगन रोर दोनों एक साथ सुनाई देते हैं। उन्हें सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। फैंग जुनजे शॉक के साथ कहते हैं, तुम्हारे पास फिनिक्स क्राई और ड्रैगन रोर दोनों हैं। जियान भी शॉक हो गया था, क्योंकि उसे ये तो पता था कि उसके पास ड्रैगन रोर है, बट फिनिक्स क्राई उसके पास नहीं थी। फैंग जुनजे कहते हैं, जियान ये दोनों ही वर्ल्ड की टॉप लेवल की सोनिक वेव हैं। अगर तुम किसी डाउ टेक्निक के जरिए इन्हें मर्ज कर इनका यूज़ करते हो तो इससे निर्माण होने वाली डाउ टेक्निक का पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड वो डाउ टेक्निक नॉर्मल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। जियान हाँ में सिर हिला देता है। जियान कहता है, मुझे ये ड्रैगन रोर इन यांग मिस्टीरियस पिल से मिला था एंड शायद ये फिनिक्स क्राई मुझे एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड से मिला होगा। मेरा लक सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फैंग जुनजे की बात जियान को दोबारा से याद आती है एंड वो अपने बोन विंग्स वापस लेने वाला था, तभी जियान के अपने बोन विंग्स पर नज़र पड़ती है एंड वो देखकर शॉक हो जाता है कि उसके बोन विंग्स इवॉल्व हो चुके थे। उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, उनका साइज भी बढ़ गया था। ये देखकर जियान खुश हो जाता है एंड कहता है, मेरे इन बोन विंग्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इनके पास पहले से डबल पावर आ गई है। अभी के लिए अगर मैं 3000 लाइटनिंग मूवमेंट और बोन विंग्स दोनों का एक साथ यूज़ करता हूँ तो मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फेटियान भी अपनी जी जान लगाने पर मुझे नहीं पकड़ पाएगा। फेटियान पहले ही एक 8 स्टार डाउजोंग बन चुका है एंड फिर भी वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। इसका मतलब अगर मेरे बोन विंग्स की पावर थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये एक और बार इवॉल्व हो जाते हैं, तो मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी कि डाउजोंग लेवल का वॉरियर होते हुए भी मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। जियान अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने की बजाय उसे दबा लेता है, बिकॉज वो समझ जाता है ये खुशी को सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। जियान अपने बोन विंग्स को वापस ले लेता है, जिसके बाद वो एक कपड़ा निकालता है एंड अपनी बॉडी पर लगा हुआ खून पहुँचने लगता है। अपने खून को पहुँचने के बाद जियान की अपनी स्किन पर नज़र पड़ती है। जियान की स्किन पर हल्का हल्का ग्रीन कलर आ चुका था। जियान अपनी स्किन को टच करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन चुकी है। अपनी स्किन को ध्यान से देखने के बाद जियान और ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है, अगर मैंने थोड़ा और ज़्यादा ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं तो एक मैजिकल बीस्टी बन जाऊंगा। ये कहकर वो खुद ही हंसने लगता है। एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड को काफ़ी टाइम तक एब्जॉर्ब करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के बाद भी जियान की तो कोई नहीं बढ़ी थी, बस उसकी फिजिकल पावर बढ़ी थी। हालांकि इससे उसकी डाउजोंग लेवल की पावर नहीं बढ़ने वाली थी, बट फ्यूचर में जब वो किसी स्ट्रॉन्ग वॉरियर से फाइट करता तब उसके पास सामने वाले के अटैक को सहने की लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होती एंड इसका उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। फैंग जुनजे जियान को देखते हैं एंड जियान से कहते हैं, जियान जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करो एंड अपनी बॉडी को ध्यान से चेक करो, पता लगाओ तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा इंटरनल इंजरीज हैं एंड तुम उन्हें कितने टाइम में ठीक कर पाओगे एंड क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर और ज़्यादा एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड है जो तुम्हें और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। ये बात सुनकर जियान तुरंत अपनी बॉडी को चेक करने लगता है। काफ़ी टाइम तक अपनी बॉडी को चेक करने के बावजूद जियान को कुछ भी खतरनाक नहीं मिलता है, फिर भी जियान चेकिंग जारी रखता है एंड फाइनली आधे घंटे बाद जियान अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, मेरी बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक है। मेरी बॉडी के अंदर जो इंटरनल इंजरीज हैं वो कुछ ज़्यादा गहरी नहीं हैं एंड कुछ टाइम के रेस्ट के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। मेरी बॉडी
मेरी मसल्स, मेरी वेन्स, मेरी बोन्स पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हैं। अब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि अपने से पावरफुल वॉरियर्स के भी अटैक को सह सकूँगा। एंड पहले की तरह जब भी मुझ पर कोई अटैक करेगा एंड उनके अटैक मुझे लगेंगे तो मेरी बॉडी से जल्दी खून बाहर नहीं आएगा। मतलब मेरी फिजिकल बॉडी अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। जियान की बात सुनकर पैंग जुनजे के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वो जियान को देखने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आता है एंड वो जियान से कहते हैं, लिटिल फेलो तुमने बहुत अच्छा किया है एंड तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा है, बट अब मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे टीचर अभी के लिए कहाँ पर हैं? ये बात सुनते ही जियान जो थोड़े टाइम पहले बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी खुशी अचानक से ही गायब हो जाती है। जियान अपनी मुट्ठी कस लेता है एंड उसकी आंखों में गुस्सा भर आता है। पैंग जुनजे को समझ नहीं आता है कि अचानक से जियान को क्या हो रहा है। वहीं लिनियन एंड मुकुइन को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से जियान को क्या हो रहा है। तो गाइस आपको क्या लगता है, जियान पैंग जुनजे को बताएगा कि आखिर मास्टर याओलाओ कहाँ पर हैं, या फिर वो नहीं बताएगा एंड इसे छिपा कर रखेगा एंड फिर बाद में उन्हें ये सब बताएगा? कमेंट कर कर ज़रूर बताना। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड आपका प्यार दिखाते रहना। आप लोग हमारी वीडियो को बहुत कम शेयर कर रहे हैं। हमें अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ जितना हो सके आप हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। एंड आपको बैटल थ्रू द हेवेंस की किस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, कमेंट कर कर ज़रूर पूछना। मैं आपको उसके बारे में नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि जल्द ही कुछ स्पेशल एपिसोड्स लेकर आऊँ। इस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट कर कर ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय एंड वीडियो को शेयर कर देना।